Hello dear students. Today our topic of discussion is Rostow's growth theory. हमने अभी तक डेवलपमेंट से रिगार्डिंग एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स इन तीनों की जो है ग्रोथ थियरीज़ को हमने डिस्कस किया था। आज हम रोस्टोज की ग्रोथ थियरी जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे एमए के पीजी स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट थियरी है और जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रोस्टोज ग्रोथ थियरी। तो ये एक फुल फ्लेज मॉडल है जो रोस्टो के द्वारा दिया गया है, जिसमें कि रोस्टो ने बताया है कि कैसे डिफरेंट स्टेजेस में कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप करती है या जो इकोनॉमीज़ हैं इन्हीं स्टेजेस के साथ जो है वो डेवलप करती हैं। तो एक तरह से डब्ल्यू रोस्टो ने ये एक फुल फ्लेज थियरी दी है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक तरह से किसी भी देश के आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि को, विकास की अगर हम बात करें तो इसको 5 मुख्य स्टेजेस में जो है रोस्टो ने उसको डिवाइड किया है। और ये जो थियरी दी है रोस्टो ने, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है, बहुत ही यूज़फुल थियरी है, यानी कि ये बहुत ही आसानी से समझ आने वाली भी है और हम इसको डिफरेंट इकोनॉमीज़ के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हम इसको क्लियरली समझ भी पाते हैं। तो जब हम स्टेजेस की बात करेंगे तो 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है रोस्टो ने डेवलपमेंट या ग्रोथ को। फर्स्ट स्टेज उन्होंने बताई है ट्रेडिशनल सोसाइटी। सेकंड स्टेज है उनकी प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। थर्ड स्टेज है टेक ऑफ। फोर्थ स्टेज है ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड फिफ्थ स्टेज है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो एक तरह से उन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से फर्स्ट 3 स्टेजेस को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो हम इन 5 स्टेजेस को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, यानी कि ये स्टेजेस का सीक्वेंस सेम रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होएगा। यानी कि फर्स्ट ट्रेडिशनल, देन यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटी, देन प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ, देन टेक ऑफ, देन ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड लास्ट इज एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो 1 बाय 1 अब हम देख लेते हैं। अब ये ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या है? उन्होंने कहा है ट्रेडिशनल सोसाइटी वो है जहाँ की लिमिटेड प्रोडक्शन है, यानी कि ये प्री न्यूटेनियन साइंस या प्री न्यूटेनियन टेक्नोलॉजी या एटीट्यूड की बात करते हैं। यानी कि यहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो एक प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी या ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ को लेके चल रही है, जहाँ पे कि अभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ या साइंस नहीं आई हुई। ओके, पुराने तरीक़ों से ही खेतीबाड़ी की जाती है, पुराने औज़ारों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह की साइंस की इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेवलपमेंट है उसका कोई भी इंडिकेशन नहीं है। मेनली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर और फार्मिंग पर ही निर्भर किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। रिटर्न्स डिमिनिशिंग मिलती हैं, नॉन अवेलेबिलिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ट्रेडिशनल सिस्टम है सारा, मेन ऑक्यूपेशन अभी जैसे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर ही है और लोगों को अपने पेरेंट्स से मिली हुई इनहेरिटेंस में जो ज़मीन जायदाद मिली है उसी से ही वो अपना काम जो है वो चलाते हैं। और यहाँ पे मेनली वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जैसे ऐसे कंसेप्ट नहीं होते। यहाँ पे जस्ट बेसिक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही प्रोडक्शन की जाती है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स अगर ज़्यादा होती है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। स्ट्रक्चर जो है वो इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर है। जो पॉलिटिकल पावर है वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के हाथ में मानी जाती है। और जो है जो स्टेट एक्सपेंडिचर है, यानी कि गवर्नमेंट जो अगर कोई खर्चा करती भी है तो बड़े बड़े मेमोरियल्स बनाने में या एक्सपेंसिव फ्यूनरल्स पे, मैरिजेस पे या ग्लोरी को मेंटेन करने के लिए ही खर्चे किए जाते हैं। और
जो पॉपुलेशन है, माल्थस की जो पॉपुलेशन की थ्योरी की जो बेस है उसी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो एक तरह से ये जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ये बेसिकली एग्रीकल्चरल सोसाइटी है जो पछड़ी हुई है, जहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई भी रोल नहीं है। सो दिस इज द ट्रेडिशनल सोसाइटी। नाउ सेकेंड स्टेज जो उन्होंने एक्सप्लेन की है, दैट इज प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। अब प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके सोच में, आपके एटीट्यूड्स में, आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आनी शुरुआत हो चुकी है। यानी कि आपने इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के आइडिया को, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। रिजिडिटी को आपने ब्रेक कर दिया है। आप जो सोशल आपकी जो मोबिलिटी है वो स्टार्ट हो गई है। एक जगह से दूसरी जगह आपने काम के लिए जाना शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्टेशन चीपर हो गई है, यानी कि नई प्रोडक्शन टेक्निक्स का आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एग्रीकल्चर से आप इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हो। चाहे ये पेस स्लो है, लेकिन चेंज इज देयर। चाहे धीरे धीरे हो रही है, लेकिन चेंज होना शुरू हो चुका है। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स चाहे अभी भी प्रिवेल कर रही हैं, लेकिन एजुकेशन बढ़ चुकी है, मेंटल हॉरिजन आपका बढ़ चुका है, एक्सपैंड हो चुका है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ चुकी हैं, आप एंटरप्रेन्योरल स्किल्स आपकी इम्प्रूव हो चुकी हैं, आप रिस्क लेना आपने स्टार्ट कर दिया है, बैंक्स ने अपना रोल अदा करना शुरू कर दिया है, लोगों ने सेविंग्स करके उसको मोबिलाइज करके इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। यानी कि डेवलपमेंट की जो प्री कंडीशंस हैं, शुरुआत हो चुकी है। देयर इज़ अ चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, सब में चेंज होना शुरू हो गया है। तो ये एक ऐसा इरा है जहाँ पे सोसाइटी खुद को प्रिपेयर करती है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। यानी कि इकोनॉमी में सिविलाइज्ड वे में बहुत सारे न्यू इन्वेस्टमेंट्स, न्यू आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो आना शुरू हो गई है और आप ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम से इंडस्ट्रियल सिस्टम की तरफ आप अग्रसर हो चुके हो। सो दीज आर द प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ, जहाँ पे कि आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करके कैपिटल को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। सो दीज आर द प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ। अब थर्ड स्टेज की हम बात करते हैं, दैट इज टेक ऑफ। अब आपने जहाज़ को टेक ऑफ करते हुए देखा है ना, तो टेक ऑफ की स्टेज का क्या मतलब है कि आपके लिए पूरा जो एक हमने प्री कंडीशंस में नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज़, उन सब की बेसात पर, यानी कि आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब आपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से टेक ऑफ लेना है। ठीक है जी। यानी कि अब इन्वेस्टमेंट जो है खूब चाहिए आपको, ह्यूज वे से, एकदम से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बिग वे से रेडिकल चेंजेस आएंगे, प्रोडक्शन टेक्निक्स में चेंजेस आएंगे, इनकम फ्लोज बढ़ेंगे, न्यू स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा आपका, राइजिंग ट्रेंड होंगे इनकम के और पर कैपिटा इनकम तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट होएगी। और दूसरे क्षेत्रों यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ सर्विसेज सेक्टर भी जो है उसमें तेज़ी से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, ये तेज़ी से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल जो है अब कम होना शुरू हो जाएगा और दूसरे सेक्टर्स का रोल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो आपकी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है वो 5% से बढ़कर बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी कि 10% से कम होगी लेकिन 5% से अधिक होगी। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो तेज़ी से एक लीडिंग सेक्टर बन के सामने आएगा। पॉलिटिकल, सोशल, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में बहुत सारे चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जैसे अभी मैंने बताया, तेज़ी से बढ़ेगा। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट तेज़ी से बढ़ने से, कैपिटल फॉर्मेशन होने से जो ग्रोथ प्रोसेस है बहुत ही तेज़ी से होना शुरू हो जाएगी। इकोनॉमीज़ तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाएंगी
और जो लीडिंग सेक्टर्स हैं आपके सामने आ जाएंगे कि कौन से लीडिंग सेक्टर्स हैं। ठीक है, इकोनॉमी में जो लीडिंग सेक्टर होगा वो फुल फ्लेज आपको नज़र आएगा, और वो लीडिंग सेक्टर अपने साथ वाले सेक्टर्स को भी ग्रो करने में हेल्प करेगा। यानी कि अगर आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट करेगा, अगर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि बहुत सारे देश हैं, जैसे कि इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस टाइम पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से हुई, और वो लीडिंग सेक्टर बन के सामने इमर्ज हुआ था इस स्टेज में। क्लियर? तो आपको क्लियर होगा कि कौन सा लीडिंग सेक्टर है। तो नया पॉलिटिकल, सोशल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आपके सामने आएगा टेक ऑफ स्टेज में। अगर हम अलग अलग देशों की बात करें तो जो ग्रेट ब्रिटेन की टेक ऑफ स्टेज थी दैट वाज फ्रॉम 1783 टू 1802। स्वीडन की बात करें 1868 से 1890, और इंडिया की बात करें तो 1952। इंडिया और चाइना दोनों ही 1952 से टेक ऑफ स्टेज में है और अभी तक टेक ऑफ में ही चल रहे हैं। बड़ी लॉन्ग टेक ऑफ चल रही है इंडिया की, अभी भी हमारी टेक ऑफ स्टेज जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। अब हम नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, दैट इज़ ड्राइव टू मैच्योरिटी। अब इंडिया ड्राइव टू मैच्योरिटी पे नहीं पहुंचा है अभी, ये फोर्थ स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? यहाँ के की बल्क में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यानी कि इसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस पूरी तरह से हो चुकी होती है, और इसमें ये भी डिफ्रेंशिएटेड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपके सेक्टर्स ग्रो करते हैं, सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं। और इसमें जो नेशनल इनकम है उसका हम 20% के लगभग री इन्वेस्ट करते हैं। ओके, जो हमारी इन्वेस्टमेंट का 10 to 20% हिस्सा जो है दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और जो ग्रोथ है आपकी हैबिट बन चुकी होती है, हर सेक्टर इकोनॉमी का तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, कहीं भी आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं मिलते, यहाँ पे सब कुछ तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। और लीडिंग सेक्टर्स होते हैं आपके जनरली कॉटन, टेक्सटाइल, रेलवे, कोल, इंजीनियरिंग। तो ये सारे जो है ये नए सेक्टर्स जो हैं, शिप बिल्डिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, टूल्स, ये सब तेज़ी से ग्रो करते हैं। और इस स्टेज में अगर हम देखें तो जो ग्रेट ब्रिटेन है 1850 में ही पहुंच चुका है, जापान 1940 में ड्राइव टू मैच्योरिटी में जा चुका है, रशिया 1950 में, लेकिन हम अभी बहुत पीछे हैं, हमने इस स्टेज को अभी भी अचीव नहीं किया। यहाँ पे जो वर्कफोर्स की कॉम्पोजिशन है टोटली चेंज हो जाती है ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज में। लीडरशिप का जो में काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं, और जो डिसीज़न है बड़े ही ड्रास्टिक और अच्छे डिसीज़न जो है वो लिए जाते हैं इस स्टेज में, बिना किसी घबराहट के और हेसिटेशन के लिए जाते हैं। और जो सोसाइटी के एस्पिरेशंस हैं वो भी टोटली चेंज हो जाती हैं इस स्टेज में। तो ये बहुत ही अच्छी स्टेज है ड्राइव टू मैच्योरिटी। अब लास्ट स्टेज है जो हमारी, जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। अब एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन कौन सी है? जहाँ पे कि आपने ग्रोथ को टोटली अचीव कर लिया है, यानी कि इसके आगे कुछ भी नहीं है। हाई मास कंजम्पशन का क्या मतलब है? आपकी सारी बेसिक नीड्स, आपकी इकोनॉमी की ज़रूरतें, सब कुछ पूरा हो चुका है। बस आपको अब ये है कि आपने अपने कंजम्पशन का एक स्टैंडर्ड जो है उसको बनाए रखना है, उसको अचीव करके रखना है इस स्टेज में। तो एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन में मोस्टली ये होता है कि कैसे आप डिमांड को मेंटेन करके रख पाओ। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी घर में सारी ज़रूरत की वस्तुएं हैं, जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एवरीथिंग इज़ देयर, तो एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन में व्हाट इज़ द चैलेंज ये होगा कि आप कैसे कंज्यूमर को ल्योर करें कि वो प्रेजेंट में जो उसके पास एलईडी है या एलसीडी है उसके होते हुए भी वो आपको मजबूर करे कि आप नई एलईडी जो है उसको खरीद लो या एलसीडी को खरीद लो। क्लियर? तो ये एक तरह से उस सिचुएशन में इकोनॉमीज़ के लिए चैलेंज होता है कि कैसे वो कंजम्पशन स्टैंडर्ड को बनाए रखे, ताकि इकोनॉमी में अगर डिमांड होगी तभी इकोनॉमी जो है उस ग्रोथ रेट पे टिकी रह सकती है।
सो एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन जो है ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी अपनी मैच्योरिटी को अचीव कर लेता है, लोग लेजर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं, इम्पॉर्टेंस वेलफेयर को दिया जाता है, सोशल सिक्योरिटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। क्योंकि आप लोगों ने ग्रोथ रेट को तो अचीव कर लिया, अब यहाँ आराम फरमाने का जो है ज़्यादा वो उस चीज़ को तवज्जो दी जाती है इस स्टेज में। सो दिस इज़ द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो ये हमारी फिफ्थ और लास्ट स्टेज थी जो कि रोस्तो की स्टेज थ्योरी में रोस्तो ने डिफरेंट स्टेजेस को जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो जो फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट होते हुए हम फिफ्थ स्टेज एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जहाँ पे कि हमारा लेवल ऑफ इनकम इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, हमारी सारी ज़रूरतें जो है वो पूरी हो चुकी होती हैं और जो गवर्नमेंट है उसके लिए मेन यही एम होता है कि कैसे अब इस जो हाईएस्ट लेवल पर पहुँचते हुए डिमांड को कैसे मेंटेन रखा जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोस्टोज स्टेज थ्योरी। थैंक यू।